चलिए वाक्य शुद्धि की बात करते हैं। पहले आपको समझनी है कुछ बातें, वो आप समझिए। पहली बात, वाक्य शुद्धि का तात्पर्य ये नहीं होता बिल्कुल भी कि वाक्य को जैसा चाहा वैसा तोड़ा मरोड़ा और लिखा। तो वाक्य शुद्धि से तात्पर्य है केवल वाक्य के अशुद्ध हिस्से को ही आप क्या करेंगे, शुद्ध, बाकी को आप टच भी नहीं करेंगे। इवन उनके काल में भी क्या नहीं करेंगे, परिवर्तन। ये आपको क्या रखना है, याद। दूसरी बात, यदि एक वाक्य में एक समान अर्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द हैं तो ये कन्फर्म है एक शब्द हटेगा, उनमें से एक रहेगा। कौन सा हटेगा कौन सा रहेगा, वैसे तो डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर क्या दिया है। फिर भी अगर कहें तो पहले वाला शब्द वाक्य में रह जाता है और बाद वाला हट जाता है। जैसे मैंने कहा था कल, दो एक अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द कैसे, जैसे मैंने कहा मुझे केवल मात्र, तो केवल भी था मात्र भी, अर्थ सेम है, शब्द अलग अलग, एक हटाना पड़ेगा। तीसरी बात, यदि एक जैसा अर्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द नहीं है तो ये कन्फर्म है कि आपको वाक्य के अंदर से कोई शब्द अगर हटा रहे हो तो उस शब्द के स्थान पर कोई और क्या लिखना पड़ेगा, शब्द। बात करें क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न, चार अलग अलग शब्द देगा, उन चारों के आगे अगर कहें तो ऊपर क्वेश्चन दे देगा, शब्द नहीं सॉरी, चार अलग अलग वाक्य देगा और क्या लिखेगा वहाँ, चार अलग अलग वाक्य देगा और उनमें क्या लिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऐसे लिखे। कौन सा वाक्य अशुद्ध है या कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऐसा लिखेगा वो। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है चार अलग अलग वाक्य, फिर पूछता है बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है। कई बार एक ही जैसे रूप देगा, कैसे देगा मैं अभी आपको बताऊंगी। तीसरा रूप, ऊपर लिखेगा बताओ वचन संबंधी अशुद्धि कौन से वाक्य में। चार वाक्य देगा, ये जरूरी नहीं है कि चारों ही वाक्य शुद्ध हो। मैंने आपको कल भी समझाया था कि हो सकता है चारों ही अशुद्ध दे दे, पर वचन संबंधी अशुद्धि सिर्फ एक में मिलेगा। तो जो पूछे वो उसी पर आपको क्या देना है, ध्यान। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एक ही वाक्य को चार भागों में बांट देगा, जैसे कल मैंने आपको उपसर्ग में बताया था, दरअसल में मैं इसकी जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता था, ऐसे आया था वहाँ पर रूप। तो वो चीज़ वहाँ पर हो सकती है, एक ही वाक्य को चार भागों में, द भाग में लिखा होगा कोई त्रुटि नहीं है, ऐसे आ सकता है। एक और भी बना सकता है, एक वाक्य दे सकता है और फिर पूछ सकता है बताओ इस वाक्य में किस संबंधी अशुद्धि है। तो कुल मिलाकर के ऐसे आपके क्या बनते हैं प्रश्न, सबसे ज़्यादा यही आएगा, चार अलग अलग वाक्य और फिर पूछेगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, सबसे ज़्यादा ये आने वाला है। वाक्य शुद्धि होती किससे संबंधित है, तो सबसे पहली बात अगर हम वाक्य शुद्धि की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, अव्यय वगैरह से संबंधित अशुद्धि होती है। होने को पदक्रम से संबंधित भी अशुद्धि होती है। मैंने कल जब आपको क्रिया टॉपिक बताया तो मैंने पदक्रम पर बात की थी, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ।
एक अशुद्धि होती है पद क्रम संबंधी, यानी जब वाक्य में जो शब्द हैं या पद हैं उनका क्रम क्या नहीं होगा सही, तो वो गड़बड़ होगी। तो मैंने आपको बताया है पद क्रम के अंतर्गत कि पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्या आएगा कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगा क्रिया। अगर इस सीक्वेंस में, इस क्रम में वाक्य नहीं है तो ये कन्फर्म है वाक्य आपका व्याकरणिक रूप से क्या है, अशुद्ध। यानी वैसे तो आप बोल सकते हो लेकिन आम जीवन में, पर व्याकरणिक रूप से वो क्या हो जाएगा, गलत। कैसे? मैंने आपसे कहा खाना खाया है मैंने अभी अभी, ऐसे मैंने बोला खाना खाया मैंने अभी अभी, आपको लगेगा सही तो है? नहीं। अगर हम लोग बात करें आपने खाना पहले ले लिया, कर्म, मैं कर्ता को आप बाद में रखे हुए हो, इसका मतलब वाक्य क्या हो चुका है, गलत। आपको बोलना चाहिए मैंने अभी अभी खाना खाया है, यानी पद क्रम का ध्यान रखना है। वाक्य में पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, उसके बाद क्रिया आनी चाहिए, लास्ट में क्रिया। अगर इस सीक्वेंस में वाक्य है तो सही है, और इस सीक्वेंस में, इस क्रम में नहीं है तो वाक्य क्या है, गलत। उदाहरण मैंने अभी अभी आपको समझाया खाना वाला इसके अंदर। तो ये आपको पहला ध्यान रखना है कि वाक्य के क्रम में, ये वाक्य का क्रम है, ये क्रम होना चाहिए वाक्य का। क्लियर? दूसरी बात, पता कैसे चलेगा ये वचन संबंधी अशुद्धि है, ये लिंग संबंधी है, ये सर्वनाम संबंधी है? तो जो पार्ट वाक्य का या जो पद व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है आप उसको चेक कर लेना। अगर वो संज्ञा रूप है तो संज्ञा से जुड़ा है, सर्वनाम है तो सर्वनाम से जुड़ा है, विशेषण है तो विशेषण से। तो जो शुद्ध हो रहा है वाक्य वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, वो उस संबंधी ही क्या होगी, अशुद्धि। कैसे? धीरे धीरे हम बात यहाँ पे करना शुरू करेंगे, क्योंकि पूरी व्याकरण तो आपके नहीं है, फिर भी जो जो नियम वहाँ पर लागू होते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक अशुद्धि होती है किससे संबंधी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, एक ये रूप होता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप समझे नियम रूप में। नियम याद होंगे तो वाक्य तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्लियर। और नियम याद नहीं होंगे तो क्लियर नहीं होगा। पहला नियम, सर्वनाम शब्दों के साथ सर्वनाम शब्द मैंने कल की क्लासेस में भी आपको बताए, उसके बाद भी नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं, हम, तू, तुम, आप, एक उसके अंदर आता है क्या, कौन, जो, सो, कोई, कुछ, ऐसे ये सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्दों के साथ को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध होता है।
अगर मैं बात करूं, ज़्यादा नहीं तो मैं आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण बता रही हूँ। जैसे आप कह देते हैं तुझको, मुझको, उसको, इसको, हमको, ये सारे शब्द गलत हैं। सारे नहीं लिखे मैंने बताया है आपको कि सर्वनाम के साथ को कारक विभक्ति का प्रयोग व्याकरणिक रूप से क्या होता है, अशुद्ध होता है। जबकि अगर मैं बात करूं, हम लोग तो बहुत कहते हैं पिताजी ने मुझको कहा, अब बोल देते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं एक उदाहरण लिख रही हूं, पिताजी ने मुझको कहा उसको जयपुर जाना है, हमको पढ़ना है, ये आप बोल देते हैं, खूब बोलते हैं और आप ऐसी लैंग्वेज। और ये जाहिर सी बात है, जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको वही याद है और एग्ज़ाम में वो आएगा तो आपकी नज़र में वो क्या रहेगा, सही। जबकि ये चीज़ क्या हो चुकी है, गलत। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, को का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो को है ये पहले वाले वर्ण में एक ही मात्रा में जुड़ा हुआ रूप शुद्ध माना जाता है। यानी इसका शुद्ध रूप तुझको का क्या होगा, तुझे, मुझको का क्या होगा, मुझे, उसको का क्या होगा, उसे, इसको का इसे, हमको का हमें, किसको का किसे। ये रूप शुद्ध है। यानी सेंटेंस क्या होना चाहिए, पिताजी ने मुझे कहा। उसको जयपुर जाना है नहीं, उसे जयपुर जाना है। हमको पढ़ना है नहीं, हमें पढ़ना है। तो वाक्य तो कोई दे सकता है, तो नियम याद रखना है कि सर्वनाम के साथ कौन से कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, को का, क्योंकि को हमेशा उसके साथ जुड़कर इस रूप में आ जाएगा। समझ में आई बात? ये पहली बात है। जैसे आप कहते हो सोहन ने मेरे को कहा, तो मेरे को नहीं, मुझे, मुझे कहा। ये क्लियर हुआ बात। अब सेकंड रूप, सेकंड नियम इसमें, जैसे सर्वनाम होते हैं इन, ओन, जिन, किन, ऐसे आ जाते हैं। इनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग सिर्फ ने का, नहीं होता। जैसे मैंने कहा इनने मुझसे कहा है, तो अब इनने नहीं होगा। समझ में आए? उनने तुमसे क्या कहा, तो उनने नहीं होगा, फिर होगा उसने, वो चीज़ आ जाएगी। इनके साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, और कोई विभक्ति इनके साथ आ सकती है, अन्य कोई भी यूज हो जाएगी। ये भी लिख देती हूँ, अन्य कोई भी विभक्ति आ सकती है। यानी सिर्फ ने नहीं आएगी इनके साथ। जैसे मैंने कहा इनने मुझसे कहा, इनने क्या हो गया, गलत। इनने की बजाय क्या हो सकता है, इसने मुझे कहा। समझ में आया? तो ये रूप यहाँ पर आएगा। इसके बाद एक चीज़ यहीं पर और समझ लो,
तीसरे रूप में इन्हों, उन्हों, जिन्हों, किन्हों। ये ऊपर वाले से जस्ट विपरीत है। के साथ ने का प्रयोग होता है। अन्य का नहीं। यानी इनके साथ सिर्फ ने विभक्ति आ सकती है, बाकी और कोई विभक्ति नहीं आएगी। इन्हों को वहाँ भेज दो, तो इन्हों को नहीं, हाँ वो रूप हो सकता है। वह जैसे उसने कहा इन्होंने वहाँ भेजा है तो शुद्ध है, इन्हों को वहाँ भेजा है तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ने लगा सकते हो और कोई विभक्ति नहीं आएगी। जबकि इन, उन, जिन, किन के साथ सिर्फ ने नहीं लगेगा, बाकी कोई भी विभक्ति आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नीचे वाली चीज़ तो फिर भी आरएस वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी को वाली आपको, जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सर्वनाम से जुड़ी हुई क्या हो गई, अरूप। इसमें एक रूप और है, चौथा नियम। मैंने कई बार देखा है कि वाक्य आ जाता है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ, या मैं के बजाय वहाँ जाए हम हमारे घर जा रहे हैं। चलो लिख देती हूँ, घर जा रहे हैं। तुम तुम्हारा काम करो। मैं के साथ मेरे, हम के साथ हमारे, तुम के साथ तुम्हारे, या तुम्हारा एक वचन में, तुम्हारा बहुवचन में तुम्हारे। ये शब्द क्या होते हैं, गलत। आपको लगेगा ये सही तो है, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, नहीं। क्या आएगा इनमें, या तो अपना या अपने। मैं अपने घर जा रहा हूँ, हम हमारे घर जा रहे हैं नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। ऐसे रूप क्या आएगा, शुद्ध। यानी मैं के साथ मेरा, तुम के साथ तुम्हारा, हम के साथ हमारा, बहुवचन होगा तो हमारे रूप हो जाएगा। इन रूपों का भी क्या नहीं होगा, प्रयोग। अगर करोगे तो व्याकरणिक रूप से क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नियम तो किससे जुड़े हुए निकले, आपके सर्वनाम से, जिनको आपको क्या रखना है, ध्यान। इसके बाद एक चीज़ और समझ लो, या तो वो कारक में समझाई जाती है और या सर्वनाम में। क्या, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि उदाहरण में मैं कहूँ, आप एक सर्वनाम ले, जैसे आपने शुद्ध हमें लिखना है। हाँ, आपको मम्मी ने बुलाया है। मुझे जो बताना है वो ये, पहली बात ये आप या सर्वनाम नहीं, ये सम्मान के लिए हम सामने वाले के लिए यूज कर रहे हैं। जो आप स्वयं के लिए आता है वो सर्वनाम के लिए है। आपको मम्मी ने
क्या कहा था। यहाँ आप खुद के लिए नहीं है, किसके लिए है? सामने वाले के लिए। इसलिए यहाँ पर मैंने किसका प्रयोग किया है? को का। नहीं तो कई कहते हैं, अभी तो बता के गए थे कि सर्वनाम के साथ को नहीं आएगा, आप भी तो सर्वनाम है। अरे जो आप सर्वनाम है वो निजवाचक है और वो स्वयं के लिए यूज होता है। मैं आप पढ़ लूंगी खुद के लिए। जो आप दूसरे के लिए यूज हो रहा है वो सम्मान के लिए हम क्या करते हैं? यूज। तो जो सर्वनाम है 11 में आप, वो स्वयं के लिए यूज होता है, ना कि सामने वाले के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग। तो ये वो सर्वनाम शब्द नहीं है, पहले तो ये ध्यान दो। दूसरी बात, आप लोग ऐसे लिखते हैं, आपको मम्मी ने बुलाया है, उसने मुझसे कहा था, ये, या उसने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा, ऐसे। गलत। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक विभक्ति चिन्ह जोड़कर लिखे जाते हैं। यानी ये आपको ऐसे लिखा वो गलत है, आपको लिखना ये चाहिए, आपको मम्मी ने, बाकी सेंटेंस जो कहती हूँ ये शुद्ध है। उसने, तो सर्वनाम शब्दों के साथ कारक विभक्ति चिन्ह सदैव जोड़कर लिखे जाते हैं, संज्ञा के साथ अलग आते हैं। बहुत विद्यार्थी हैं जो ऐसे लिखते हैं, पहला कारक विभक्ति चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ सदैव जोड़ के लिखा जाता है। अगर कहे पहला मतलब, जैसे कुछ कारक होते हैं जिनके दो विभक्ति चिन्ह रूप हो जाते हैं, जैसे संप्रदान का आप यूज करते हैं के लिए, तो यहाँ देखो पहले वाला जुड़ेगा, बाद वाला अलग होगा। यानी आप ऐसे अगर लिख रहे हो कि कहा था जोड़कर आएगा, तो पहला ही जुड़ेगा, दोनों नहीं जुड़ेंगे। समझ में आई बात? आपके द्वारा, तो के जुड़ेगा आप में, और द्वारा क्या आएगा? अलग आएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर सर्वनाम की जगह संज्ञा हो, संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह कभी नहीं जोड़कर लिखे जाएंगे, उनसे अलग। और सर्वनाम के साथ हमेशा क्या लिखे जाएंगे? जोड़कर। तो ये किससे संबंधी अशुद्धि हो गई है आपकी? सर्वनाम से संबंधी। जितनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने इसमें आपको बता दी। आगे देखो, तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आया। अगर हम लोग बात करें तीसरा, कौन सी संबंधी अशुद्धि? तो विशेषण संबंधी अशुद्धि पर आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ प्रत्यय वगैरह भी क्लियर होंगे, और जो मैंने वहाँ बात नहीं की थी वो यहाँ मैं कर रही हूँ। पहली बात, शब्द शुद्धि भी क्लियर। इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी तर या तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अगर आप इष्ट प्रत्यय के साथ तर या तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और ये तम वाला तो बहुत आ रहा है। पहले तो मैं शब्द शुद्धि का शब्द लिख देती हूँ जो आप खूब यूज करते हैं और खूब वाक्य शुद्धि में भी आता है शब्द शुद्धि के साथ साथ। श्रेष्ठतम कोई शब्द नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इष्ट का अर्थ भी होता है सबसे, और तम का अर्थ भी क्या ही होता है? सबसे।
एक ही अर्थ देने वाली दो चीज़ें। जो श्रेष्ठ है वो ऑलरेडी जो सबसे बढ़िया है वही श्रेष्ठ है। तो आपको क्या नहीं लगाना चाहिए? तम। पर दैनिक जीवन में तो हर जगह श्रेष्ठतम पढ़ते हैं, शब्द शुद्धि में आ जाते, कहते सही तो है। सही कैसे है? गलत है। शुद्ध तो श्रेष्ठ ही है। इष्ट प्रत्यय आ चुका है एलडीसी में। वरिष्ठ, कनिष्ठ, लघिष्ठ, गरिष्ठ सब में इष्ट है। कनिष्ठ में मूल शब्द होता है कन, कन का अर्थ होता है छोटा। इष्ट यानी प्रत्यय है, सबसे अर्थ देता है, सबसे छोटा क्या कहलाया? कनिष्ठ। वरिष्ठ, वर ऊंचा या बड़ा, इष्ट सबसे, तो जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, वो क्या हो गया? वरिष्ठ। तो ध्यान रखना है, इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी कौन से प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा? तर या तम। अलग ही आएगा। श्रेष्ठ जहाँ इष्ट है वो इष्टि रूप होगा, यानी शुद्ध रूप। क्या ही रहेगा? श्रेष्ठ। समझ में आई बात? और वाक्य में आ गया तो वाक्य भी क्या हो जाएगा? गलत। जैसे सोहन कक्षा में, श्रेष्ठतम है, ये क्या हो गया है? वाक्य अशुद्ध। क्योंकि श्रेष्ठतम की बजाय सिर्फ क्या आना चाहिए? श्रेष्ठ। तो वाक्य आ गया तो वाक्य अशुद्ध, और शब्द में आ गया तो शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध। तो प्रत्यय भी क्लियर, वाक्य शुद्धि भी क्लियर, और शब्द शुद्धि भी क्या हो गई है? क्लियर। अगला उदाहरण देखो। खूब आ जाता है। ये अशुद्ध है वाक्य। दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए। आपके जब आता है तो आपको लगता है सही तो है, अशुद्ध क्यों है? सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देखो, सबसे भी है, कौन सा प्रत्यय भी है? तम। तम का अर्थ भी सबसे ही होता है, वैसे भी सबसे होता है। इसका मतलब या तो सबसे ही लगेगा या क्या ही लगेगा? तम। यानी वाक्य में कभी भी सबसे जहाँ हो वहाँ किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए? वाक्य में तम का। नहीं तो वाक्य क्या बन जाएगा? अशुद्ध। यानी वाक्य या तो दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, और तम लगा रहे हो तो सबसे हटा दो, दिनेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए, फिर आपको ये लिखना है। क्लियर जी? आगे की बात करते हैं विशेषण में। अगर मैं तीसरी बात करूं विशेषण के अंतर्गत, तो कुछ विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर मैं यूँ कहूँ तो विशेषण विकारी रूप है, और हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं किससे? लिंग वचन कारक वगैरह से। पर कुछ में सिर्फ एक ही रूप मान्य है, वो अलग बात है। प्रयोग आप दोनों कर रहे हैं। मैं यहाँ जरा दो शब्द लिख रही हूँ। सेकंड वाला तो लगभग गले ही नहीं उतरता विद्यार्थियों के, मतलब गले ना उतरना, स्वीकृत नहीं कर पाते हैं मेरी बात को। आप आम जीवन में बोलने को ताज़ा भी बोल देते हो, ताजी भी, सुनहरा भी बोलते हो, सुनहरी भी बोलते हो, और खूब बार आ भी जाता है सोहन बाजार से ताज़ा सब्जियां लाया की बजाय लिखा था ताज़ी सब्जियां लाया। तो आपको क्या लगता है सही तो है ताज़ी सब्जियां लाया? ताज़ी नहीं होता, क्या ही होता है? ताज़ा। ऐसे ही आप कहते हैं मैं आपके
सुनहरी भविष्य की कल्पना करूंगी, ठीक है, पर सुनहरे भविष्य की कल्पना गलत। तुमने सुनहरी अवसर खो दिया, सही, तुमने सुनहरा अवसर खो दिया, गलत हो गया। समझ में आई बात? यानी सुनहरा नहीं होता, सुनहरे नहीं होता, क्या शब्द आएगा? सुनहरी। अगर आपने वो किया तो वो गड़बड़। तो मैं उदाहरण लिख देती हूँ। सोहन बाजार से ताजी सब्जियां लाया। दूसरा, सुनहरी का, मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। अब यहाँ ये सुनहरे गलत है, क्या होना चाहिए? मैं आपके सुनहरी भविष्य की कामना करती हूँ। ना सुनहरा आएगा ना सुनहरे आएगा, क्या आएगा शब्द? सुनहरी। और यहाँ ताजी की बजाय क्या आएगा? ताजा। ये रूप अशुद्ध हैं दोनों, और ये वाले रूप दोनों क्या हो चुके हैं? अशुद्ध। यानी यहाँ सेंटेंस सोहन बाजार से ताज़ा सब्जियां लाया, ये शुद्ध होगा। ताजी क्या होगा? अशुद्ध। और मैं आपके सुनहरी भविष्य की कामना करती हूँ, शुद्ध। सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ, क्या होगा? अशुद्ध। एक ही ये चीज। अगला उदाहरण देखो आप, इसमें वो तो ताजा ताजे वाला होगा। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ये देखिए, मैंने कहा था एक जैसा अर्थ देने वाले अगर वाक्य में दो होंगे तो भी वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अब यहाँ देखो, दर्शनीय आ गया। दर्शनीय का अर्थ क्या ही होता है? देखने योग्य। इसका मतलब वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध। शुद्ध क्या होना चाहिए? कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। देखने योग्य क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे की बात करें यहाँ विशेषण के अंतर्गत ही। एक उदाहरण काफ़ी बार आ चुका है, मैं एक बार लिख देती हूँ। ये आएगा दर्शनीय, देखने योग्य क्या हो जाएगा? हट जाएगा। भक्ति काल के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये देखिए आप, इसमें अगर हम बात करें, चार रूपों में ये वाक्य देता है। पहला, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, भक्ति युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तीसरा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चौथा, भक्ति युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसे कितने रूप मिलते हैं? चार। एक शुद्ध। विद्यार्थी काल और युग में ही कंफ्यूज हो जाता है। अर्थ आएगा तो आप कर लेंगे, अर्थ नहीं आएगा तो आपसे क्लियर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें अर्थ वाली, वो क्या चीज़ है तो वो सुनो। काल क्या है? काल और युग में अंतर बता रही हूँ।
तो काल एक निश्चित समयावधि, छोटी समयावधि काल। जैसे और तो आपने पढ़ा ना पढ़ा हो, पर ये तो कन्फर्म ही पढ़ते हो कि बिहारी रीति काल के कवि हैं। अगर हम कहें महादेवी वर्मा आधुनिक काल की हैं, मीरा भक्ति काल की हैं, तो यानी हर काल क्या है, अलग अलग। अच्छा, लिटरेचर के अंदर हमारे एक विद्वान है जॉर्ज गिरियसन, उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल ही कहा है। इसे हिंदी के स्टूडेंट तो देखते इसे यही कर देते, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, पर वो तो उन्होंने कहा है, यहाँ हमें व्याकरणिक रूप देखना है। युग क्या होता है, जो अपने आप में पूरा है, वो क्या कहलाता है, युग। एक युग अपने आप में पूरा विस्तृत, और एक युग में अनेक क्या हो सकते हैं, काल। और भी नहीं तो द्वापर युग, त्रेता युग, अपने कल युग ऐसे सुना है। तो भक्ति काल का तो युग ही है, लेकिन स्वर्ण काल नहीं होगा। तो स्वर्ण क्या होगा, युग। तो शुद्ध होता है ये हट जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्या हो चुका है, शुद्ध। ये विशेषण संबंधी अशुद्धि अपने क्या हुई है, क्लियर। आपको जो ध्यान रखना है, विशेषण के बाद एक होती है क्रिया, ये तीसरा रूप, चौथा। मैंने एक पद क्रम और बोल दिया था आपको। सीधा लिख दिया, क्रिया संबंधी। अगर हम लोग बात करें क्रिया संबंधी के अंतर्गत, तो सिंपल सा रूप क्या, पहला नियम समझना है। आप लोगों ने कल एक पढ़ा था पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक जो क्रिया है उसके साथ कर के शब्द का प्रयोग व्याकरणिक रूप से क्या हो जाता है, अशुद्ध। सिर्फ पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर शब्द लगा सकते हो। अगर आपने इसके साथ कर के स्थान पर करके लगा दिया तो रूप क्या हो जाएगा, अशुद्ध। जैसे देख कर, शुद्ध। ये क्या हो गया, अशुद्ध। जैसे मैं कहती हूँ आपको, सोहन फिल्म देख करके बाजार चला गया, वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध। होना क्या चाहिए, सोहन फिल्म देख कर बाजार चला गया। यानी सिर्फ किसका प्रयोग करोगे, कर। करके आगे क्या नहीं लगा सकते हो, के। ये के भी आपको, ये रूप तो है ही, बाकी वो तो देगा ये आपको लिखकर, देख कर के अलग लिखेगा तो भी क्या ही होगा, अशुद्ध। तो कर ही आएगा, कर के साथ क्या नहीं लगा सकते हो, के लगते के साथ वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध। जैसे खाना खाकर सो गया, खाना खाकर के सो गया, फिर क्या हो जाएगा, गलत। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ सिर्फ किसका प्रयोग करोगे, कर का। कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करोगे कर के साथ, आगे विभक्ति चिन्ह के आते ही वो चीज क्या हो जाएगी, गलत। आगे की बात करो। क्रिया संबंधी अशुद्धि को मैं 4 भागों में बांट सकती हूँ। कौन कौन सी वो समझना है। कौन कौन से 4 रूप। पहला, एक तो होता है
अनावश्यक क्रिया से संबंधित। उदाहरण की मैं बात करूं, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। ये पहला सेंटेंस। दूसरा, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। आगे की बात करें, ये तो है अनावश्यक। एक आता है आवश्यक क्रिया से संबंधित। आवश्यक क्रिया का पहला उदाहरण, उसने मेरा गाना और घर देखा। दूसरा उदाहरण, वह सिलाई और हिंदी पढ़ती है। तीसरा, अनुपयुक्त क्रिया से जुड़ा हुआ। अनुपयुक्त क्रिया में बात करूं, पहला उदाहरण, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। अब यहाँ देखो सुनकर ही आया, सुनकर के नहीं आएगा, करके आगे के नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। दूसरा उदाहरण, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाएगा? कौन चबाएगा? और चौथा रूप, अनियमित क्रिया से जुड़ा। ये अलग अलग रूप के होते हैं, तो मैंने यहाँ बता दिया अलग अलग उदाहरण। कृपया गंदगी ना करें। अब आपको समझ लेना है, अनावश्यक, अन धन आवश्यक, अन उपसर्ग हो गया है इसके अंदर। अनुपयुक्त तो अन धन उपयुक्त। पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे आपके उपसर्ग वगैरह। अब देखो अनावश्यक क्रिया, यानी आपको क्रिया की आवश्यकता नहीं। कई कहते हैं यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण रचित है, ग्रंथ विद्वता से परिपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात, हम वैसे तो कुछ हटा ही नहीं सकते, जो गलत है वो हटाना है हमें। तो यहाँ देखो, ये लिखा गया की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विद्वता के आगे ऑलरेडी उन्होंने क्या लगा दिया है? पूर्ण। शुद्ध होगा यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है। लिखा गया क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, वहाँ पूर्ण नहीं होता तो विद्वता से रचित है, सोच लेते। अब वो पूर्ण है तो पूर्ण है इसका मतलब तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो वो वहाँ पर आ ही नहीं सकता। जैसे यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, अब वातावरण उपस्थित थोड़ी होगा, वैसे भी वातावरण तो सर्वत्र व्याप्त है, तो यहाँ से क्या हट जाएगा? उपस्थित। क्या होगा? शुद्ध। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये इसमें आएगा। आवश्यक क्रिया, क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो जैसे आप देखते हो उसने मेरा गाना और घर देखा, ये लगता है ये क्या लिखवा दिया, क्योंकि
क्लियर रखते हैं आप कि यहाँ पे तो गड़बड़ है, इसलिए आपको लगता है। तो यहाँ देखिए पता कैसे चलेगा कौन सी क्रिया आई। तो जैसी क्रिया लास्ट में, उससे जुड़ा हुआ ही क्रियापद या उसी से संबंधित ही कहाँ आना चाहिए, पहले। जैसे उसने मेरा गाना और घर देखा, तो यहाँ क्रिया क्या है, देखा। तो गाना इंद्री के माध्यम से क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। तो गाना के आगे क्या जोड़ेंगे आप, शब्द सुना, तो शुद्ध हो जाएगा। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। तो नीचे वाले में देखो 3 ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज कर जाएंगे। वहाँ लिखा होता है वह सिलाई करती है और हिंदी पढ़ती है, वह सिलाई सीखती है और हिंदी पढ़ती है, वह सिलाई सिखाती है और हिंदी पढ़ती है, ऐसे मिलेंगे। फिर स्टूडेंट क्या सोचता है, कोई सिलाई कर भी सकता है, सीख भी सकता है, सिखा भी सकता है, एक क्या आएगा। तो जैसा क्रियापद लास्ट में वैसा ही रूप आएगा। यानी यहाँ लास्ट में क्या है, पढ़ती, तो सिलाई क्या करेगी, सीखेगी, तो वह सिलाई सीखती के आगे है नहीं आएगा, वह सिलाई सीखती और हिंदी पढ़ती है। अच्छा, ये सुना, सुनना है क्रिया, अगर मैं ऊ की मात्रा बड़ी कर देती तो हो जाता सूना। सूना मतलब एकांत, से घर सूना है यानी वहाँ कोई नहीं है, वो सूना। एक सीख में ई की मात्रा बड़ी, वो शिक्षा, सीखना क्रिया वाले में क्या हो जाती है, छोटी। आगे देखो अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का मतलब वो क्रियापद वहाँ उपयुक्त नहीं है, कोई और चीज़ वहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ देखो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तो विस्मय नहीं होगा। कई करते हैं आश्चर्यचकित, नहीं, विस्मय से सीधी क्रिया बनेगी। विस्मित होना, तो खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। आगे देखो युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीड़ा के 2 अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द है। एक बीड़ा होता है पान जो चबाया जाएगा, और एक जो बीड़ा है वो है जिम्मेदारी जो चबाई नहीं जाएगी, उठाई जाती है जिम्मेदारी। तो युग की मांग का यह बीड़ा, तो यहाँ बीड़ा जो है वो जिम्मेदारी के लिए है, तो कौन चबाएगा नहीं, कौन उठाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से क्या हो गया, परिवर्तन। चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट, बच्चे करते हैं कृपया गंदगी मत करो, कृपया गंदगी मत फैलाओ, कुछ ऐसा रूप करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला तो ये शब्द शुद्धि में बहुत विद्यार्थी हैं जो कृपया में आधा करते हैं, तो आधा नहीं आता, पूरा आता है। पहले तो ये ध्यान रखना ये शुद्ध है। दूसरी बात, यहाँ ना नहीं आएगा, ना की बजाय क्या आएगा, न। तो कई बार बच्चे कह देते हैं कि न या ना में क्या अंतर हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ नियम के अंतर्गत नोट करके। प्रार्थना में, यानी जहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना में न का प्रयोग होता है, जबकि आदेश में मत का प्रयोग होता है। समझ में आई क्या बात? किसका प्रयोग होगा? मत शब्द का। इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रयोग। किस में? आदेश में।
रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग मिलेगा? न का। प्रार्थना में न, इसलिए यहाँ कृपया है तो ना की बजाय क्या होना चाहिए? न। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे दीवारों पर न थूके, गलत, दीवारों पर मत थूको आदेश दे रहा है। आदेश में किसका प्रयोग करेगा? मत का। और प्रार्थना में, रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग करेगा? न का। क्लियर हो चुका है? तो ये किस संबंधी अशुद्धि दूर हो चुकी है? आपकी क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या हो गई है? दूर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app.